हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका जीएस जोन के इस चैनल पर स्वागत है। कुछ अपरिहार्य कारणों से इस एपिसोड को आने में थोड़ा विलंब हुआ है, परंतु आगे से मेरा प्रयास होगा कि आपके समक्ष नियमित अंतराल पर एपिसोड आता रहे। तो आइए आज के इस एपिसोड के साथ हम पुनः जुड़ते हैं। आज के एपिसोड का जो पहला प्रश्न है वह है, हाल में किस देश में जनमत संग्रह के आधार पर समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की गई है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड सेम सेक्स मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ रिफरेंडम? आपके ऑप्शंस हैं ए में आयरलैंड, बी में स्कॉटलैंड, सी में स्विट्जरलैंड और डी में डेनमार्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड में 2007 ईस्वी में ही एक कानून बनाकर समलैंगिकों को साथ रहने का अधिकार दिया गया था, परंतु उन्हें विवाह करने या बच्चों को गोद लेने का अधिकार नहीं था। परंतु स्विट्जरलैंड की जो रूढ़िवादी समाज है, उनके द्वारा इस कानून का काफ़ी विरोध किया जा रहा था तथा सरकार पर इस मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने की मांग की जा रही थी। इसी मांग के तहत सरकार ने जब वहाँ पर जनमत संग्रह कराया तो स्विट्जरलैंड की 64% जनता ने समलैंगिक विवाह के पक्ष में अपना मत दिया, जबकि सिर्फ 36% लोगों ने इसका विरोध किया। इस जनमत संग्रह के बाद अब स्विट्जरलैंड में जो समान लिंग के जोड़े हैं वो न सिर्फ साथ रह सकते हैं और विवाह कर सकते हैं, बल्कि उन्हें बच्चे को गोद लेने का अधिकार भी मिल गया है। यहाँ आपको यह भी बताते चले कि हाल में हंगरी में स्विट्जरलैंड के विपरीत समलैंगिकता विरोधी कानून पास किए गए हैं, अर्थात वहाँ पर समलैंगिकों को साथ रहने का अधिकार नहीं है। जबकि इजराइल में समलैंगिकों को सेरोगेसी के माध्यम से बच्चे पैदा करने का अधिकार दिया गया है, अर्थात किराया का कोख लेकर वो बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। यहाँ यह जानना भी महत्वपूर्ण होगा कि समलैंगिकता को सबसे पहले किस देश ने कानूनी अधिकार प्रदान किया था। तो इसका उत्तर होगा डेनमार्क। सबसे पहले 1989 में डेनमार्क में समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता दी गई थी, परंतु समलैंगिकों को विवाह करने का सबसे पहला मौका नीदरलैंड में 2001 ईस्वी में दिया गया था। अर्थात समलैंगिकों को विवाह करने का अधिकार देने वाला पहला देश विश्व का नीदरलैंड है, जिसने 2001 ईस्वी में समलैंगिकों को विवाह का अधिकार प्रदान किया था। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे पहला देश ताइवान था, जिसने 2019 ईस्वी में समलैंगिकों को विवाह का अधिकार प्रदान किया था। आइए अब इस एपिसोड के अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। आज के एपिसोड का दूसरा प्रश्न है, हाल में FATF की जारी नवीनतम ग्रे लिस्ट में निम्न में से किस देश को शामिल नहीं किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लेटेस्ट ग्रे लिस्ट रिलीज्ड बाई FATF रिसेंटली? आपके ऑप्शंस हैं सूडान, ए में, बी में है माली, सी में नामीबिया और डी में तुर्की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नामीबिया। जैसा कि आपको विदित होगा कि FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी स्थापना 1989 में G7 समूह के देशों ने किया था। वर्तमान में इस संगठन में सदस्यों की संख्या 38 है और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य धन शोधन अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद का वित्त पोषण करने वाले देशों पर निगाह रखना है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि FATF की कितने प्रकार की लिस्ट होती हैं। तो FATF की 3 लिस्ट होती हैं, एक ग्रीन लिस्ट, दूसरा ग्रे लिस्ट और तीसरा ब्लैक लिस्ट। वैसे देश जिन पर किसी तरह का कोई एलिगेशन मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्त पोषण का नहीं होता है, उन्हें ग्रीन लिस्ट में रखा जाता है, जबकि ग्रे लिस्ट में वैसे देशों को रखा जाता है जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों के वित्त पोषण का आरोप लगता है। और जब कोई देश ग्रे लिस्टेड हो जाता है तो उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्था जैसे वर्ल्ड बैंक अर्थात IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसी प्रकार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं उन्हें कड़े शर्तों पर लोन उपलब्ध कराती है। और साथ ही यह वार्निंग भी दी जाती है कि अगर उसने आतंकवाद का वित्त पोषण करना या मनी लॉन्ड्रिंग को जारी रखा तो उन्हें भविष्य में ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई देश अपनी गतिविधि में सुधार नहीं लाता है तो उसे
ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है और उसके बाद तमाम तरह के प्रतिबंध उस पर लागू कर दिए जाते हैं। में FATF की जो प्लेनरी मीटिंग हुई है, जो वर्ष में 3 बार होती है, फरवरी, जून और अक्टूबर में, इस बैठक में 3 और देशों को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ये 3 देश हैं, तुर्की, माली और जॉर्डन। आपको पता होगा कि तुर्की पाकिस्तान का एक परम मित्र है और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है। तो पाकिस्तान तो पूर्व के 3 वर्षों से इस ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। अब उसका परम मित्र तुर्की भी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया है। और यहाँ पर आपको यह भी जानना आवश्यक है आपके लिए कि FATF की ब्लैक लिस्ट में अभी 2 देश हैं, ईरान और उत्तर कोरिया, जबकि इसके ग्रे लिस्ट में कुल 23 देश अभी शामिल हैं। आइए आज के एपिसोड का तीसरा प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को हाल में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? विच पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ महारत्न कंपनी रिसेंटली? आपके ऑप्शंस हैं, ए में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, सी है ऑयल इंडिया लिमिटेड और डी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको नाल्को के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अर्थात PFCIL। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ये रत्न कंपनियां क्या होती हैं। तो इसके लिए आपको यह जानना होगा कि भारत सरकार की जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जो सबसे ऊंचे स्तर की कंपनी होती है उन्हें महारत्न कंपनी, उसके बाद की कंपनियों को नवरत्न कंपनी, और जो छोटी कंपनियां हैं उन्हें मिनी रत्न के नाम से जाना जाता है। इन रत्न कंपनियों का कंसेप्ट सबसे पहले 1997 ईस्वी में आया था, जब भारत सरकार ने वैसे 9 कंपनियों का चुनाव किया था जिनका सालाना टर्नओवर लगातार पिछले 3 वर्षों का 5,000 करोड़ रुपया एवं मुनाफा उसमें 1,000 करोड़ रुपए का था। और इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले 9 कंपनियों को उस समय नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। पुनः 2010 ईस्वी में इन कंपनियों को अपग्रेड किया गया और वैसी कंपनियां जिनका पिछले लगातार 3 साल का टर्नओवर 25,000 करोड़ और मुनाफा 5,000 करोड़ रुपया था, उन्हें नवरत्न कंपनी से महारत्न कंपनी के रूप में अपग्रेड किया गया। और सबसे पहले 4 कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया था, जिसे हम सोनी के नाम से शॉर्टकट में जानते हैं। सोनी अर्थात S से सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके बाद O से ONGC अर्थात ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, जिसे हिंदी में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कहते हैं, और तीसरी कंपनी थी IOC अर्थात भारतीय तेल निगम, और चौथी कंपनी थी NTPC अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कहा जाता है। पुनः 2011 ईस्वी में एक और कंपनी को कोल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया, और 2013 में भेल और गेल अर्थात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एवं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 10 हो चुकी है, और यह 10वीं कंपनी जिसे महारत्न का दर्जा दिया गया है वह है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आइए आज के एपिसोड के चौथे प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है, हाल में किस भारतीय परियोजना को अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन प्रोजेक्ट हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द अर्थशॉट प्राइज? आपके ऑप्शंस हैं, ए में हरित परियोजना, बी में मेट्रो परियोजना, सी में सोलर पार्क प्रोजेक्ट और डी में ताकाचर परियोजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ताकाचर परियोजना। आपको विदित हो कि यह पुरस्कार इसी वर्ष 2021 से शुरू किया गया है और इसे इको ऑस्कर के नाम से भी जाना जा रहा है। इस पुरस्कार के तहत 2021 से 2030 तक प्रत्येक वर्ष पर्यावरणीय क्षेत्रों में काम करने वाले 5 विजेताओं को यह पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है। और इस वर्ष इस पुरस्कार के तहत आवर क्लीन एयर कैटेगरी में एक भारतीय उद्यमी जिनका नाम विद्युत मोहन है, इनकी अगुवाई में एक जो परियोजना शुरू की गई है टाकाचर परियोजना, उसे इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। टाकाचर परियोजना के तहत जो कृषि अपशिष्ट होते हैं उन्हें बहुउपयोगी उत्पादों में परिणत कर उन्हें बाजार में बिक्री के योग्य बनाया जाता है। तो इस पुरस्कार के मिलने से टाकाचर परियोजना को एक वैश्विक पहचान मिली है, ऐसा हम कह सकते हैं।
आइए आज के 5वें प्रश्न पर नजर डालते हैं। हाल में भारत के प्रधानमंत्री ने 16 मंत्रालयों के समन्वय से किस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर को की? Recently, which ambitious scheme was launched by the PM of India on 13th October in coordination with 16 ministries? आपके ऑप्शंस हैं। ए में प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री शक्ति गति मास्टर प्लान, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री शक्तिमती मास्टर योजना और डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान। विदित हो कि इस योजना 13 अक्टूबर को जो इस योजना की शुरुआत की गई है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करना है और इस योजना का कुल बजट 100 लाख करोड़ रुपए निर्धारित की गई है और भारत के 16 मंत्रालयों को जोड़कर आपसी समन्वय के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं के लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा माना जा रहा है कि इस परियोजना के क्रियान्वयन से भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती मिलेगी और साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय कंपनियां टिक पाएंगी। आज के एपिसोड का छठा प्रश्न है, हाल में किस व्यक्ति को यूरोपीय यूनियन के द्वारा सखारोव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द सखारोव प्राइज 2021 बाय द यूरोपियन यूनियन? आपके ऑप्शंस हैं। ए में स्वेतलाना मकरोविक, बी में है एलेक्सी नवल्नी, सी में मारिया शारापोवा और डी में डेविड जूलियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एलेक्सी नवल्नी। आपको बता दें कि सखारोव पुरस्कार यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो आमतौर पर वैसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मानवाधिकार की रक्षा एवं विचारों की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया हो। 2021 के लिए इस सखारोव पुरस्कार के लिए रूस के विपक्षी नेता जो हैं एलेक्सी नवल्नी, उनका चयन किया गया है, जिन्होंने रूस में व्लादिमीर पुतिन की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है और अपने जीवन को इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित कर दिया है। तो उनके कार्यों को मान्यता प्रदान करते हुए यूरोपियन यूनियन ने उन्हें इस बार 2021 में इस सखारोव पुरस्कार के लिए चयनित किया है। आज के एपिसोड का 7वां प्रश्न है, हाल में भारत, अमेरिका, इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा संयुक्त रूप से किस नए संगठन की स्थापना का निर्णय लिया गया है? Recently, India, USA, Israel and UAE have jointly decided to set up which new organization? आपके ऑप्शंस हैं चतुर्भुज सामरिक मंच, ऑप्शन बी है चतुर्भुज आर्थिक मंच, ऑप्शन सी है चतुर्भुज सामाजिक आर्थिक मंच और ऑप्शन डी है चतुर्भुज सांस्कृतिक मंच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चतुर्भुज आर्थिक मंच अर्थात क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। भारत, अमेरिका, इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच भविष्य में आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से इस मंच का निर्माण किया गया है, जिसके तहत ये चारों देश परिवहन, प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा एवं व्यापार के साथ साथ कई संयुक्त परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु संभावनाओं की तलाश करेंगे और आगे चलकर इस फोरम का उद्देश्य सामरिक सहयोग स्थापित करना भी होगा, ऐसा इन देशों का मानना है। यहाँ आपके लिए यह जानना दिलचस्प है कि संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल जो बिल्कुल अलग अलग मानसिकता के दो देश हैं। आपको पता होगा कि इजरायल इस्लामिक देशों से एक दूरी मेंटेन करता है, बनाकर रखता है और इस फोरम में ये दोनों देश एक साथ आ गए हैं। इसका कारण यह है कि 1 वर्ष पूर्व ही अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौता हुआ था जिसे अब्राहम समझौता के नाम से जाना जाता है और इस समझौते के बाद दोनों देश काफ़ी निकट आ गए हैं और आपसी समन्वय के तहत इस क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम में ये दोनों देश साथ हैं और साथ में भारत और अमेरिका मिलकर 4 देशों का ये संगठन है जो आपस में इस तरह का कोऑर्डिनेशन करके विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए इस फोरम का गठन इन्होंने किया है। आइए अब आज के एपिसोड के 8वें प्रश्न पर नज़र डालते हैं। हाल में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में निम्न में से किस नए देश को शामिल नहीं किया गया है? अर्थात 3 देशों को शामिल किया गया है और एक देश जो शामिल नहीं किया गया है उसका नाम आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन न्यू डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली? आपके ऑप्शंस हैं। ए में मॉरिशस,
बी में बांग्लादेश, सी में संयुक्त अरब अमीरात और डी में उरुग्वे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मॉरिशस। जैसा कि आप जानते होंगे कि एनडीबी अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बैंक है जिसकी स्थापना 2014 ईस्वी में की गई थी और सदस्य देशों ने 100 अरब डॉलर की शुरुआती पूंजी लगाकर इस बैंक की शुरुआत की थी और इस बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है तथा इसके महासचिव जो प्रथम महासचिव ही हैं जो अब तक कार्यरत हैं, एक भारतीय अर्थशास्त्री केबी कामत है। जहाँ तक इसके सदस्य देशों का प्रश्न है तो स्वाभाविक रूप से इसके जो 5 सदस्य देश हैं अर्थात ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, तो इसके अतिरिक्त इसमें 3 नए देशों को आर्थिक सहयोगी के रूप में शामिल किया गया है और ये 3 नए देश हैं बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। तो इस प्रकार एनडीबी में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है। आज के एपिसोड का 9वां प्रश्न है, यूनेस्को ने हाल में किस भारतीय शहर को रचनात्मक शहर का दर्जा प्रदान किया है? विच इंडियन सिटी हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ए क्रिएटिव सिटी बाय यूनेस्को रिसेंटली? जैसा कि आप जानते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि यह संस्था संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और यह शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में विश्व के देशों में आपसी मेलजोल बढ़ाने के लिए कार्य करती है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्य उद्देश्य है विश्व को युद्ध से बचाना, तो यह युद्ध के कारणों पर काम करती है ताकि युद्ध नहीं हो और आपस में शिक्षा, विज्ञान और कल्चर के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देती है और इसी के तहत यह कई कार्यक्रमों को संचालित करती है और इसी के तहत इसने भारत के एक शहर को हाल ही में रचनात्मक शहर का दर्जा प्रदान किया है और यह शहर है श्रीनगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रीनगर। श्रीनगर से पूर्व भी भारत के 5 शहर रचनात्मक शहर का दर्जा यूनेस्को के द्वारा पा चुके हैं जिनके नाम है मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर और वाराणसी। तो इस प्रकार रचनात्मक शहर का दर्जा यूनेस्को के द्वारा पाने वाला श्रीनगर देश का 6ठा शहर है जिसे शिल्प और कला के क्षेत्र में यूनेस्को ने रचनात्मक शहर का दर्जा प्रदान किया है। आइए आज के एपिसोड के 10वें प्रश्न पर नज़र डालते हैं। आज के एपिसोड का 10वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कब से एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण एवं इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? सिंस व्हेन हैज़ द Central government decided to impose a complete ban on the production, storage and use of single-use plastic? आपके ऑप्शंस हैं, ए में 1 मार्च 2022, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2022, ऑप्शन सी 1 जून 2022 और ऑप्शन डी है 1 जुलाई 2022। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 जुलाई 2022। देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार के द्वारा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिसके तहत 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग एवं आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। हालांकि वर्तमान में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लागू है, परंतु 1 जुलाई से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। जैसा कि आपको विदित होगा कि देश में प्लास्टिक है जो वो प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई राज्यों में पहले से ही एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के उपयोग एवं उत्पादन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, परंतु केंद्र सरकार के द्वारा जब पूरे देश में इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा तो निश्चित रूप से भारत के पर्यावरण स्वच्छता की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम होगा और इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की भी संभावना है। आइए आज के 11वें प्रश्न पर नज़र डालते हैं। हाल में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021? आपके ऑप्शंस हैं, ए में 94 में, बी में 97 में, सी में 101 में और डी में 107 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 101वें स्थान। अर्थात हाल ही में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स अर्थात वैश्विक भूख सूचकांक
2021 जारी किया गया है, उसमें भारत 101वें स्थान पर है, जो निश्चित रूप से एक असंतोषजनक स्थिति है भारत के लिए। भारत इस सूचकांक में 2020 में 94वें स्थान पर था और इस बार 7 स्थानों के नुकसान के साथ 101वें स्थान पर आ गया। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह सूचकांक कौन जारी करता है। तो इस सूचकांक को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य निगम अनुसंधान संस्थान एवं एक जर्मन संस्था जिसका नाम है बेल्ट हंगर हिल्का, और साथ ही आयरलैंड की एक संस्था है कंसर्न वर्ल्ड, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। और इसके 4 इंडेक्स होते हैं, अर्थात 4 सूचकों पर इसमें स्थानों का निर्धारण होता है। इन 4 सूचकों में पहला जो है वह भोजन से प्राप्त कैलोरी, दूसरा उम्र के अनुपात में लंबाई, तीसरा है ऊंचाई के अनुपात में वजन, और चौथा जो इसका इंडेक्स है वह है बाल मृत्यु दर। तो इन चारों इंडेक्स के आधार पर देशों का रैंकिंग तय की जाती है। और भारत अपने कई पड़ोसी देशों से भी इस सूचकांक में पिछड़ गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की स्थिति भी भारत से बेहतर है इस बार के सूचकांक में। आज के एपिसोड का 12वां प्रश्न है, हाल में नजला बॉर्डेन किस अरब देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि अरब देशों में महिलाओं को राजनीति में काफ़ी कम ही देखा जाता है, तो इस लिहाज से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसी इस्लामिक कंट्री और अरब कंट्री में कोई महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है, इसलिए यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया की एक इंजीनियरिंग कॉलेज की लेक्चरर हैं नजला बॉर्डेन, जिन्होंने हाल के चुनाव में जीत प्राप्त करते हुए वहाँ पर प्रधानमंत्री के पद तक वो पहुँचने में सफल रही। आज के एपिसोड का 13वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का संकल्प 2593 किस देश से संबंधित है? यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन 2593 इज रिलेटेड टू व्हिच कंट्री? आपके ऑप्शंस हैं, ए में ईरान, बी में सूडान, सी में तुर्की और डी में अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि प्रस्ताव 2593 क्या है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि अगस्त 2021 में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत ने किया था, और इसी दौरान प्रस्ताव 2593 को सुरक्षा परिषद ने पारित किया। और सुरक्षा परिषद में जो पाँच अस्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो का अधिकार है, उनमें 2 देश चीन और रूस ने इस मतदान में भाग ही नहीं लिया, जबकि शेष 13 देश जो 10 अस्थायी हैं और 3 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, इन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था और 0 के मुकाबले 13 मतों से यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। और इस प्रस्ताव के द्वारा अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उस पर विभिन्न तरह के प्रस्ताव पारित किए गए थे, ताकि वह भविष्य में आतंकवादी संगठनों को मदद करने से दूर रहे। यहाँ आपको बता दें कि इस प्रस्ताव के पारित होने से सुरक्षा परिषद भविष्य में अफगानिस्तान की कैबिनेट में जो 17 मंत्री ऐसे हैं जो सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची में शामिल हैं, और सूची 1267 जो आतंकवादियों से संबंधित एक सुरक्षा परिषद की सूची है उसमें शामिल हैं, उन्हें भी अफगानिस्तान की कैबिनेट से हटाने की मांग सुरक्षा परिषद कर सकता है। यहाँ पर आपको यह पुनः मैं बताना चाहता हूँ कि सुरक्षा परिषद की जो 1267 समिति है उसकी अध्यक्षता भी वर्तमान में भारत के हाथों में है, और दिसंबर 2022 तक 1267 समिति की अध्यक्षता भारत को करनी है। और इस समिति के द्वारा विश्व स्तर पर प्रतिबंधित जो आतंकवादियों की एक सूची जारी की गई है, उस सूची को 1267 के नाम से जाना जाता है, और इस सूची में अफगानिस्तान के 17 मंत्री शामिल हैं। और इसी कारण से यह प्रस्ताव इससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भविष्य में इन 17 प्रतिबंधित मंत्री जो सुरक्षा परिषद की सूची में शामिल है, आतंकवादियों की सूची में, उन्हें सुरक्षा परिषद से हटाने की मांग सुरक्षा परिषद कर सकती है। आज के एपिसोड का 14वां प्रश्न है, हाल में विश्व फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने का कीर्तिमान स्थापित करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हु रिसेंटली सेट द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट गोल्स इन वर्ल्ड फुटबॉल बिलोंग्स टू विच कंट्री? आपके ऑप्शंस हैं, ए में इटली, बी में पुर्तगाल, सी में ब्राज़ील और डी में जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पुर्तगाल।
पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 182 मैचों में कुल 115 गोल किए हैं अब तक, जो विश्व फुटबॉल में सबसे अधिक गोल है। और इस सूची में ईरान के अली देई 109 गोल के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी 80 गोलों के साथ 5वें स्थान पर है। परंतु भारतीयों के लिए एक सुखद आश्चर्य की बात है कि भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री भी इस सूची में 79 गोलों के साथ 6ठे स्थान पर है। इतना ही नहीं, सक्रिय खिलाड़ी अर्थात जो खिलाड़ी अभी फुटबॉल खेल रहे हैं, इन खिलाड़ियों की सूची में भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री का स्थान 3रा है, जबकि प्रथम स्थान पर रोनाल्डो हैं और द्वितीय स्थान पर अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी। तो यह हम भारतीयों के लिए इसलिए मैंने कहा कि गर्व की बात है कि भारत जो विश्व फुटबॉल रैंकिंग में 100 के बाद आता है, और ऐसे में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के द्वारा विश्व में 3री रैंकिंग हासिल करना निश्चित रूप से एक सुखद आश्चर्य की बात है। आइए अब आज के इस एपिसोड के अंतिम अर्थात 15वें प्रश्न पर नज़र डालते हैं। यह प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने की घोषणा की है? Which state government has announced the adoption of wrestling game till 2032? आपके ऑप्शंस हैं, ए में बिहार, बी में हरियाणा, सी में पंजाब और डी में उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। जैसा कि आपको पता होगा कि हाल के दिनों में भारत में हॉकी खेल को प्रोत्साहित करने में उड़ीसा ने एक बहुत बड़ा योगदान किया है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनका नाम काफ़ी प्रमुखता से लिया जा रहा है। हाल के दिनों में जो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष एवं महिला हॉकी टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, इसका श्रेय भी एक कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उनको दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने उड़ीसा में हॉकी के अनुकूल वातावरण तैयार करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसी से प्रेरित होकर भारतीय रेसलिंग फेडरेशन जो है, इंडियन रेसलिंग फेडरेशन, इसने उत्तर प्रदेश की सरकार से अपील किया था कि वो भी उड़ीसा की तर्ज पर, जिसने हॉकी को प्रोत्साहित किया है, तो उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सरकार रेसलिंग खेल अर्थात कुश्ती खेल को प्रोत्साहित करे। और उसकी अपील को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया और उसने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कुश्ती। आइए अब अंत में एक खेल से संबंधित प्रश्न है जिसे आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यह प्रश्न है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो निश्चित रूप से आपके उत्तर की अपेक्षा होगी। और इसी के साथ आज के इस एपिसोड को मैं समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।